हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हम फिजिक्स में यूवीएफ में संबंध ये डेरिवेशन हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इस वीडियो में आप देखिए यूवीएफ में संबंध। तो देखिएगा कैसे हम यूवीएफ में संबंध बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा हमें ज्ञात करना, देखो लिखा है अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण M1 और M2 नाम दिया हमने। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव फोकस बिंदु या वक्रता केंद्र C ये आपके बिंदु है और वस्तु OO डैश है जिसमें पहली किरण जो हमने डाली मुख्य अक्ष के समांतर डाली, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई, और दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से डाली जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट गई। अब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात देखिए आई बिंदु पर काट गई, तो यही तो इसका प्रतिबिंब बिंदु होगा आई डैश। तो यहाँ से मुख्य अक्ष से जब इधर हम डालेंगे तो ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा आई डैश। ओके, अब देखो हमको थोड़ा सा समरी लिखना होगा। माना M1 M2 एक दर्पण है, जो भी हम अभी तुमको जस्ट बताए थे कि जैसा जैसा हमने यहाँ पर कार्य किया है, जो जो चीजें हमने वहां लिखी है वो सारी चीजें हम यहाँ लिख दे, यही तो समझ हो जाएगी। तो माना M1 M2 एक दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस या तथा वक्रता केंद्र C और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वस्तु OO डैश रखी, परावर्तन के पश्चात यानी किरणों के परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं आई डैश पर। तो परावर्तन के पश्चात वस्तु का बना प्रतिबिंब आई डैश। थोड़ा सा कार्य और हमने किया है, बिंदु A से A लंब डाला है, तो यहाँ लिखेंगे कि बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AN एक लंब खींचा। ये आप सब देखें। ये लिखने के बाद हम इसमें देखते हैं हमारे त्रिभुज कितने बने। तो आप दूर से देख के बता सकते हैं 1 2 3 4। अब इस त्रिभुज में देखिए और इस त्रिभुज एक साथ लें और इस त्रिभुज को एक साथ लें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ये दो, एक ये और एक ये। त्रिभुज OCO डैश तथा त्रिभुज ICI डैश में ध्यान रखना ICI। ये त्रिभुज क्या समकोणिक है? समकोणिक है तो कैसे है? ये कोण 90 है तो ये भी कोण तो 90 होगा, तो एक कोण बराबर मिल गया। दूसरा ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है तो दो कोण बराबर हो गए। तो तीसरा तो बराबर होगा, क्योंकि किसी दो त्रिभुजों में दो कोण यदि समान मिलते हैं तो तीसरा कोण भी क्या होता है? समान होता है। और यदि कोण समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समकोणिक होंगे। या तो आप यहाँ पर सिद्ध करके निकाल सकते हो। सिद्ध करने में पहला ये कोण इसके बराबर करके दिखा दो, तो प्रत्येक कोण समकोण है, और दूसरा आप ये कोण इसके बराबर कर दो और दिखा दीजिएगा शीर्षाभिमुख। और दो कोण बराबर मिल गए तो लिख दोगे कि इसलिए त्रिभुज OCO डैश त्रिभुज ICI डैश के समकोणिक, ये एक कथा। तो आप चाहे तो यहाँ पर सिद्ध करके दिखाइए या आप सीधे लिख दे कि चूंकि त्रिभुज OCO डैश तथा त्रिभुज ICI डैश क्या है? समकोणिक।
समकोणिक है। इतना कार्य कर लोगे। ये कार्य करने के बाद आनुपातिकता परमेश, आनुपातिकता परमेश। अब आपको हम बताएंगे कि आनुपातिकता प्रमेय क्या है। ये मैथमेटिक्स में जब त्रिभुज टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पर हम आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें आप जान जाएंगे। थेल्स थ्योरम के आगे जो जो बढ़ेंगे तो समकोणिक और समरूपता वाली जो थ्योरम आएंगी वहां पर बताया गया कि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। इसी को आनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजा, जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं, उनका अनुपात क्या होता है, समान। तो यहाँ पर देखिएगा संगत भुजाएं कौन है, ये भुजा इसकी संगत भुजा, ये भुजा इसकी संगत भुजा, ये भुजा इसकी संगत भुजा। अब यहाँ पर आनुपातिकता प्रमेय से ये भुजा है लंब बटे लंब और ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे आधार। यहाँ लिख देंगे ओ ओ डैश अपान आई आई इज इक्वल टू ओ सी अपान आई सी। समीकरण कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट। ये ध्यान रखना, पहले त्रिभुज की जो भुजा अनुपात में पहले आपने लिखा है तो अगले स्टेप में भी उसी त्रिभुज की पहले भुजा लिखी जाएगी। ये नहीं कर देंगे कि यहाँ पर हमने लिखा ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, अगला स्टेप जब हमने लिया इक्वल किया तो हमने लिख दिया आई सी अपान ओ सी, गलत हो जाएगा। आप इस त्रिभुज में इस भुजा को पहले लिए हो, इसलिए अगले अनुपात में भी इसी त्रिभुज की भुजा पहले लिखी जाएगी। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो कार्य आपका हो गया, समीकरण आपको फर्स्ट मिल गया। अब त्रिभुज आपका ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज की देखिए, त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज इधर से आई एफ आई डैश, इसमें भी वही कंडीशन है, हमने यहाँ भी नहीं सिद्ध करके बताया है, ओरल में हम बता रहे हैं आपको कि ये 90 है तो इधर वाले त्रिभुज में ये 90 है, एक कोण बराबर। ये इसका क्या हो गया, शीर्षा विमुख हो गया, तो दो कोण बराबर पा गए। जब दो कोण बराबर हो गए तो ये वाला त्रिभुज इसके क्या हो गया, समकोणिक हो गया। तो यहां भी लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई सी ओ आई एफ आई डैश समकोणिक, क्या है, समकोणिक है। चाहे तो आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं, हमने पहले ही बताया, इसीलिए हमने ओरल में दोनों में हमने बता दिया, आप लिख सकते हैं और फिर दिखा देंगे कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ये समकोणिक है, ये समकोणिक है। और यदि ये समकोणिक है तो वही प्रक्रिया आनुपातिकता प्रमेय से, आनुपातिकता प्रमेय से। फिर देखिएगा जब आनुपातिकता प्रमेय लगाए हैं तो यहाँ पे हमने लंब बटे लंब और आधार बटे आधार किए थे, वही कंडीशन यहाँ लंब बटे लंब। ये यहाँ पर लंब ये एन है, यहाँ का लंब आई आई डैश है, तो ये हो जाएगा ए एन अपान आई आई डैश इज इक्वल टू आधार यन यफ। आधार क्या होगा, यन यफ, तो इधर आधार आई है, तो यहां लिख देंगे यन यफ अपान आई एफ। देखिएगा यहां पर थोड़ा सा कार्य और हम करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए एन इज इक्वल किसके, ओ ओ डैश के, ओ ओ
सकते हैं। क्यों? ये AN OO डैश के बराबर क्यों? आपको बताया गया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है प्रत्येक स्थान पर क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर हमने जो किरण O डैश A हमने डाली दर्पण पे, वो किसके समांतर डाली है? मुख्य अक्ष की। तो ये जो आपकी किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। इसलिए AN जो है OO डैश के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमने AN लिखा है वहां पर हम क्या डाल देंगे? OO डैश। तो देखिएगा यहाँ पर AN के स्थान पर हम क्या कर देंगे? OO डैश अपान I डैश इज इक्वल टू जो इधर आपका है वही रखेंगे, यानी अपान I। ये देखिए समीकरण कौन सा हो गया? सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आप देखिए कौन सा पक्ष इसका बराबर है। तो हम ये देखते हैं इसका राइट हैंड साइड क्या देखो अलग है और लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है? बराबर है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करने पर। जब हम तुलना करते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब OC अपान IC इज इक्वल टू NF अपान I। ये इतना कार्य आप कर लेंगे। इसके बाद देखो ये N जो है यहाँ पर NF आ रहा है और NF की दूरी कोई होती रहे तो N को हमको हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु N ध्रुव P के अति समीप है, अति समीप है, इसलिए इस बिंदु को या बिंदु N को नगण्य मानकर छोड़ने पर जहां पर N था वहां इसको नगण्य मान करके आप जब छोड़ देंगे और किसके निकट बताया गया? ध्रुव P के निकट बताया गया तो N के स्थान पर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो जहां हमारा NF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? PM। ये माने आप डॉक्टर OC अपान IC इज इक्वल टू PF अपान IE। ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर देखो OC अपान IC इज इक्वल टू PF अपान IF। ये तो आपको मिल गए। लेकिन क्या OC की दूरी आपको पता है या IC की दूरी आपको पता है या IF की दूरी आपको पता है? लेकिन PF की दूरी हमें पता है। हमने पहले ही बताया कि ध्रुव P से दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव P से सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से ही मापी जाती है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो क्या होगी? ये फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगी -v। और ये देखिए वक्रता त्रिज्या यानी ये दूरी आपकी जो होगी ये -r होगी। और ये देखिए वस्तु की दूरी है तो ये दूरी जो होगी तो ये आपकी -u। पूरी बात समझ गए? हमने ये भी बताया था कि आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां जितनी भी होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। भाई किरण इधर जा रही है, दूरी आप इधर को माप रहे तो विपरीत ही है, और विपरीत दूरी जो भी मापी जाएगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ये चिन्ह प्रॉपर्टी में हमने बताया था। और यहाँ पर आपका जो दिया है OC की तो कोई दूरी ही नहीं,
आई सी की तो कोई दूरी नहीं, आई एफ की तो कोई दूरी नहीं। तो ये दूरियां हम कैसे लें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा यहां पर देखो जो ओसी है, ये ओसी को हम तोड़ सकते हैं। पी ओ में से पीसी घटा दिया जाए तो ओसी के बराबर होगा, नहीं होगा? मैथमेटिक्स में खूब बताया जाता है इस तरीके की। तो यहां पर हम लिख देंगे पी ओ माइनस पीसी। बात समझ में आ गई? यानी पी ओ में से पीसी को हटा दिया गया तो ओसी बच जाएगा। ऐसे ही आईसी तो इतना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीसी में से पी आई घटा देंगे, यानी पीसी माइनस पी आई। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया है? चूंकि हमें पी ओ की दूरी भी मालूम है, पीसी की भी दूरी मालूम है और पी आई की भी दूरी हमें मालूम है, इसलिए ऐसा किया गया। इज इक्वल टू ये तो पी एफ रहेगा क्योंकि इसका मान हमें पता है। फिर देखिए इसके अपान क्या दिया है, आई या ये दूरी हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पी आई में से पी एफ को घटा दें, पी आई माइनस पी एफ। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, ये तो हमने टुकड़े इसके कर लिए, अब हम इसकी दूरियां रखेंगे। पी ओ दूरी का जो सिंबल है क्या है, माइनस यू, तो यहां पर रखेंगे माइनस यू। पीसी देखिएगा माइनस आर, और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर पीसी है तो माइनस आर। पी आई इसका सिंबल देखो माइनस वी, तो माइनस और माइनस प्लस वी हो गया, और पी एफ माइनस का यह, और पी आई अभी हमने आपको बताया माइनस वी, पी एफ भी अभी आपको बताया गया माइनस एफ है तो माइनस माइनस प्लस ये। अब यहां थोड़ा सा और लिखेंगे, चूंकि r इज इक्वल टू 2f, ये आप सिद्ध कर चुके हैं पिछले डेरिवेशन में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ये आपको बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में ही हमने बताया है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, या हम उल्टा कह लें कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जहां पर r है वहां पर हम क्या मान डाल देंगे, 2f डाल देंगे, यानी माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखिए माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यू। अब 2f से करो, प्लस माइनस माइनस 2f वी प्लस प्लस प्लस, और f की f से गुणा होगी तो 2f स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इज इक्वल टू माइनस f से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और f की गुणा f स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस का f होल। यहां तक समझ में आया? ये 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर बराबर कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों को हम अगर पक्षांतर करेंगे तो u इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का, ये भी उधर जाएगा प्लस का, और इधर आपका माइनस का f भी दिया, तो u इज इक्वल टू u या प्लस में से माइनस को घटाएंगे f की, तो आपका प्लस का बचेगा f v। अब जब हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ तो हम इसमें करेंगे क्या, u v f से दोनों पक्षों में भाग करने पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये आपका u v अपान u v f अपान u v f प्लस f v अपान u v f, ये मिल जाएगा। u v से u v कैंसिल हो गया,
यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, यू से कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, ये देख यहाँ पर बचा 1/f, ये हो गया 1/f इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1/v, 1/v प्लस यहाँ क्या बचा 1/u। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। यही यूएफ में संबंध होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुमको ध्यान देना है। जो स्टेप हमने आपको बताए हैं उन स्टेप को यदि आप याद रखते हैं तो डेरिवेशन आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद समझे जो लिखना है लिखेंगे, फिर इस त्रिभुज को समकोणित करके एक अनुपात बनाएंगे और इस त्रिभुज को समकोणित करके दूसरा अनुपात बना लेंगे। अब इसमें दूसरा जो अनुपात आपने बनाया an जो होगा o डैश के बराबर कर दीजिए। देखिएगा an को o डैश के बराबर हमने कर दिया। अब यहाँ समीकरण सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड की तुलना हमने कर दी, तो लेफ्ट बराबर था तो राइट क्या हो गया बराबर। अब इसमें हमको बिंदु n को हटाना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो कि बिंदु n ध्रुव P के अति समीप है, इसलिए बिंदु n को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो ये NF जो होगा किसके बराबर होगा, PF के। तो OC/IC = PF/IL ये प्राप्त हो गया। अब इन्हीं के तो टुकड़े करने हैं, तो देखिएगा PO में से PC इसीलिए हमने बताया कि PO की भी दूरी मालूम है, PC की भी दूरी मालूम है, PI की भी दूरी मालूम है और PF की। इसमें इनके टुकड़े करने के बाद जिस सिंबलों से हम इसकी दूरियां मापते हैं उनके स्थानों पर वही सिंबल आप रख देंगे चिन्ह सहित। माइनस में तो माइनस में रखा जाएगा, प्लस का तो प्लस में रखेंगे। ये जैसे आप मान रखेंगे तो r आपको मिलेगा, और सिद्ध करने में r का मान नहीं दिया है, इसलिए r = 2f ये आपको बताया ही जा चुका है। ये मान पुटअप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिसको कैंसिल होना होगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको बचाओ, फिर जो घटना होगा वो घट जाएगा। फिर इसके बाद जो शेष बचा उसको हमने UVF से दोनों पक्षों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 1/f = 1/v + 1/u। ये था आपका अवतल दर्पण द्वारा UVF में संबंध। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे, ये तो था आपका UVF में संबंध। इसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन आपका भी दिया है, रेखीय आवर्धन जिसको आप बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, इसी वीडियो में दे देंगे। और ये बताने के बाद आपका परावर्तन से संबंधित जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। हमने डेरिवेशन आपको उत्तल दर्पण के द्वारा नहीं बताया, जो कि डेरिवेशन संभवतः सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन एक डेरिवेशन इसलिए बता दिए कि याद रखिएगा, सपोज करिएगा पेपर्स बनाते समय में क्या डाल दिया जाए, कोई बनाता है वो क्या करता है, तो आपको अनुभव होना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए कि किस प्रकार से हमको ये डेरिवेशन करना होता है। तो देखिएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन क्या है ये हम आपको बताएंगे कि रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको अभी अवगत कराएंगे। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन देखिए रेखीय आवर्धन क्या है। डिफिनेशन इसकी जब आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई पहले नहीं कहेंगे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उसके उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, जिसका सिंबल होता है यम, स्मॉल m बना देंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा,
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, नोट्स में भी आप लोग जो भी आपको हमने भी डेरिवेशन बताया है, इन सारी चीज़ों को भी आपको नोट्स में सॉल्व करना है। डेफिनेशन जो भी हमने बताया है वो डेफिनेशन भी आपको बनाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि हमें कैसे क्या करना होगा। ओके, तो देखिएगा रेखीय आवर्धन, इसका सिंबल हमने बताया यहाँ इज इक्वल टू होता क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अपान यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। इन दोनों के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। याद रखना, वस्तु की लंबाई पहले मत कहते, क्योंकि डेफिनेशन भी आपको बता रही है कि वह किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या बन गया कि m इज इक्वल टू, यानी रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। ओके, तो देखिएगा यहां पर जो होगा वो किस प्रकार से होगा, ये पहले हम आपको दर्पण बना के बताते हैं। ये ध्रुव P तो आपका हाई है, ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है, और मान लो एक वस्तु यहाँ पर, ये वस्तु O, तो वस्तु की लंबाई देखो सीधी है। यहाँ पर ये भी समझते रहिएगा। हम पहली किरण डालते हैं इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समान, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी? ऐसे निकल जाएगी। समझ गए? और दूसरी किरण हम कहां से डालते हैं? यहां से। ठीक, अब आपको खाली ये बताएंगे, ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी। अब दिमाग लगाना, केवल मैं आपको निर्देशित करने के लिए बता रहा हूं यही वस्तु की लंबाई कौन सी है और प्रतिबिंब की लंबाई कौन सी है। हम इसको मान सकते हैं, चाहे तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम y1 y2 मान ले, या I और O मान ले, कुछ भी हम मान सकते हैं। ये भी ध्यान दें, चाहे हम y1 y2 माने, चाहे I और O माने, प्रतिबिंब की लंबाई को I मान लेते हैं, वस्तु की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? O मान लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? I अपान O। पूरी बात समझ गए? इज इक्वल टू माइनस V अपान U। ये भी होगा क्योंकि यहां से ध्रुव से इसकी दूरी माइनस हुई, वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस ही। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कहाँ से है? सोचने वाली चीज भी है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा साइड में हम आपको बता रहे हैं m इज इक्वल टू I अपान O, तो केवल I अपान O नहीं डाल सकते क्योंकि I उल्टा है, तो इसका प्लस में चिन्ह नहीं लगा सकते। किसमें लगाएंगे? माइनस में। और वस्तु की लंबाई क्या है? सीधी, तो ये प्लस की है। और ये आप यदि हम मान लो यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू करते हैं, तो माइनस V अपान माइनस U। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
लेकिन इस माइनस को हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ लगाएं या फिर इसके साथ लगाएं, किसी एक के साथ तो तुमको लगाना है। या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू ई अपान यू, या हम लिख सकते हैं आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है। इन सारी चीजों को भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये माइनस का चिन्ह जो हमने लगाया कि n इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, वी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और यू क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की। ओके, तो इस प्रकार से रेखीय आवर्धन के बारे में भी हमने आपको बताया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसकी डिफिनेशन को याद रखिएगा, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में फिर रखना है और अपनी कॉपी पर ये नोट्स आपको बनाते रहना है, और साथ ही साथ में आपको इसको याद करते रहना है। डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, डेरिवेशन तो आपको समझ करके सॉल्व करना है, इसमें रट्टा मत मारना। कोशिश तो ये रहेगी थ्योरी भी आप समझ करके याद करिए, रटने की कोशिश न करें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाता रहूं और आप अपने नोट्स को बनाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।